Okay, friends. So today we are going to tackle a very, very important topic, and that is the data protection bill that has been tabled. Okay, and it could come before the parliament in the monsoon session. और जब एक बार पास हो जाएगा, अच्छा यू आर ओके, आवाज आ रही है ना? यस। अगर एक बार पास हो जाएगा तो ये डिफाइन करेगा, ओके, दिस इज गोइंग टू डिफाइन द कंट्रीज डेटा प्रोटेक्शन रेजीम। इससे पहले अगर हम देखें तो बाहर के कंट्रीज में, ओके, बाहर के कंट्रीज में जैसे यूरोपियन यूनियन में, तो ये क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में जीडीपीआर पे। किस पे आया था? जीडीपीआर पे। तो जीडीपीआर जो है, इट फोकसेस ऑन comprehensive डेटा प्रोटेक्शन लॉ फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा इन द यूरोपियन यूनियन रीजन, and it is perhaps the most comprehensive. Okay, it is the most comprehensive, it is the most stringent, and it is the most punitive of the data protection bill. Okay, and it is said, okay, जो यूरोपियन यूनियन ने इस जीडीपीआर को लेके आए थे, इट इज सेड कि ये डिफाइन करता है, ओके, दिस एक्चुअली डिफाइंस द डेटा प्रोटेक्शन लॉज इन अदर कंट्रीज एज वेल। मतलब दूसरी कंट्रीज इस जीडीपीआर से इंस्पायर होके, ओके, अपना लॉज थिंक कर रही हैं दैट ओके वी आर गोइंग टू मेक सर्टेन लॉज, एंड दे विल, ओके, एंड दे आर गोइंग टू बी on the lines of this GDPR. Okay, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज द टेम्पलेट फॉर मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेशन ड्राफ्टिंग। इट इज, एक तो क्रिटिसिज्म क्या है जीडीपीआर का, दैट बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। द जीडीपीआर इज हाईली स्ट्रिंजेंट, बहुत ज्यादा प्यूनिटिव पनिशमेंट देता है टू द वायलेटर्स। ओके, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, गूगल, okay, Amazon, all of them have been fined a hefty amount in the past years. Okay, isn't EU protection model also extending to right to repair being a fundamental right as well? Yes, in a way, yes, you are correct. Then एक यूएस मॉडल है, एक हमने ईयू मॉडल की बात की, देन देयर इज अ यूएस मॉडल, ओके, जहां पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन इज लार्जली डिफाइंड एज लिबर्टी प्रोटेक्शन, focused on the protection of the individual's personal space from the government। वहां पर आप जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंडिविजुअल राइट्स बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं। कंपेयर दैट टू इंडिया, यहाँ पर कलेक्टिव राइट्स को ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं, वेर एज अमेरिका में इंडिविजुअल राइट्स, ओके, इंडिविजुअल राइट्स बहुत ज्यादा आगे बढ़ के वहां पर डिफाइन किए जाते हैं। एंड वहां पर जो यूएस मॉडल है ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, ये इसलिए बना है ताकि इंडिविजुअल जो है वो इंसुलेटेड रह सके। क्या रह सके? इंसुलेटेड रह सके अपनी प्राइवेसी को लेके फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, it is viewed as being somewhat narrow in focus because it enables collection of personal information as long as the individual is informed of such collection। एक इशू क्या है यूएस मॉडल में, बड़ा इशू रादर, इट इज कि आपका डेटा वो निकाल लेगा। ओके, यूएस में जो फिडुशियरीज है, जिनको हम फिडुशियरीज बोलते हैं, वो आपके डेटा निकाल लेगा एज लॉन्ग एज आपको बता रहा है। ओके, एज लॉन्ग एज इट इज टेलिंग यू दैट ओके आई एम टेकिंग योर डेटा, तब वो डेटा निकाल सकता है। एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। ओके, एंड दैट इज समवॉट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम, दैट अगर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपका मैं डेटा निकाल रहा हूँ, तो वहां पर कंसेंट बिकम्स ग्रे एरिया। कंसेंट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, अभी देखेंगे फिडुशरी क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। डेटा प्रिंसिपल आप हो गए, तो आपका जो कंसेंट है, आपका जो कंसेंट है, इट बिकम्स रादर इन द ग्रे एरिया, दैट क्या आपने कंसेंट दिया था, आपको इन्फॉर्म तो कर दिया गया। अभी यूएस मॉडल चल रहा है, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि ठीक है भाई, मैं ना आपका डेटा निकाल रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक आउट योर डेटा ऑफ फॉर दिस एक्स वाई जेड पर्पस। बट मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बट क्या मैंने कंसेंट आपका सही से लिया? डिड आई टेक, ओके, डिड आई टेक योर कंसेंट प्रॉपरली? वो एक ग्रे एरिया में फॉल कर जा रहा है, दैट्स वाई द यूएस मॉडल इज ऑल्सो क्रिटिसाइज। देन कम्स द चाइना मॉडल। ओके, so in the new Chinese law on data privacy and security,
ये क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ, पीआईपीएल बोलते हैं, चाइनीज लॉ को पीआईपीएल बोलते हैं। और ये नवंबर 2021 से है। ओके, नवंबर 2021 से है। जीडीपीआर उससे पहले से है। और यूएस मॉडल, ओके, यूएस मॉडल आई रिपीट अगेन। सो यूएस मॉडल में क्या कह रहा है, दैट सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिस्टम है वो क्या है, इंडिविजुअल राइट्स पे बेस्ड है। वहां पर राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल आर गिवन प्राइमेसी। पॉलिटी की क्लास में आपने पढ़ा था ना, दैट राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल दे आर गिवन प्राइमेसी ओवर राइट्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब वहां इंडिविजुअल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन राइट्स ऑफ द सोसाइटी। तो वहां पर ये जो यूएस मॉडल है, दैट इज मेंट, जो यूएस मॉडल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन है, दैट इज मेंट फॉर insulating rather insulating the individual from the government। वहां पर इंडिविजुअल राइट्स क्या है कि हम उसको सरकार से बचा रहे हैं। ओके, जो बंदा है, ओके, जो वहां का इंडिविजुअल है, सिटीजन है, उसको हम सरकार से एक तरीके से इंसुलेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका गवर्नमेंट है, सो देर इज अ वॉल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, ताकि जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं उनका डेटा सिक्योर रहे। लेकिन एक और इशू है कि वहां के जो डेटा फिडुशरीज हैं, डेटा फिडुशरी कौन होते हैं, जो कलेक्ट करते हैं आपका डेटा, वो इस प्राइवेट सिटीजन का डेटा निकाल सकते हैं एज लॉन्ग एज इस प्राइवेट सिटीजन को इन्फॉर्म कर दिया गया है। दे कैन टेक आउट द डेटा ऑफ दिस प्राइवेट सिटीजन एज लॉन्ग एज द प्राइवेट सिटीजन हैज बीन इन्फॉर्म्ड that his data is being taken. But this falls, okay, in the gray area. This falls where? In the gray area. You have to understand whether consent, okay, whether consent was taken or not. Okay. Any questions in the US model? Now coming to the China model. तो China model को क्या कहते हैं? PIPL, and that is Personal Information Protection, Personal Information Protection Law, and नवंबर 2021 में आया था ये। ओके, ये जो चाइनीज डेटा प्रिंसिपल्स हैं, चाइनीज डेटा प्रिंसिपल्स कौन है? चाइनीज सिटीजन्स, उनके राइट्स के लिए। इट इज फॉर द राइट्स ऑफ द चाइनीज सिटीजन्स, एंड इट सीक्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा। The data security law which came into force requires business data to be categorized by levels of importance and puts new restrictions of cross-border information. Immunity from general consent when taking data of people. We will talk about this point. Okay. If consent is given, then why does it fall under gravity? नहीं, permission, अच्छा देखो, I'll tell you this. साई, मैं तुम्हारा पेंसिल बॉक्स ले रहा हूं, और साई, मैं क्या तुम्हारा पेंसिल बॉक्स ले लूं, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? साई, आई एम टेकिंग योर मोबाइल फोन, एंड साई, कैन आई टेक योर मोबाइल फोन? इज देयर अ डिफरेंस और नॉट? आप अपने एक पर्टिकुलर वेबसाइट खोली, सपोज एक वेबसाइट खोली, यू आर अ यूएस डेटा प्रिंसिपल। ओके, यू आर अ यूएस डेटा प्रिंसिपल, आपने वेबसाइट खोली और आपको ये मैसेज आया दैट योर डेटा हैज बीन कलेक्टेड। आपसे पूछा तो नहीं गया ना दैट हैज योर डेटा, ओके, हैज योर डेटा बीन कलेक्टेड? आपको बता दिया गया कि ये डेटा कलेक्ट हो रहा है। आपसे इंडिविजुअली नहीं पूछा कि क्या मैं, ओके, क्या वजीक मैं आपका डेटा ले सकता हूँ? कैन वजीक आई टेक योर डेटा, और कैन साई कैन यू गिव मी योर कंसेंट? आपसे आपको बता दिया गया दैट वजीक, श्रीवत्स एंड साई, योर डेटा इज बीइंग कलेक्टेड। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस, एंड दैट्स वेयर द ग्रे एरिया इज। ओके, चाइना मॉडल क्या है, द पीआईपीएल वाला, उसमें है कि जो बिजनेस डेटा है, दैट विल बी कैटेगराइज्ड ऑन द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस। कौन सा डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सपोज मैं एक 24 साल का लड़का हूं, आई एम अ 24-year-old गाय। इससे ज्यादा मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा अगर मैं आपको बता दूं कि मैं 24 साल का लड़का हूं और मैं रहता हूं दिल्ली में। क्या इससे आपको आपको मेरे बारे में कुछ ज्यादा पता चला? मैं बोल रहा हूं दैट आई एम अ 24-year-old गाय एंड आई लिव इन दिल्ली,
So were you guys able to comprehend who am I? No. But if I tell you that my name is XYZ, and I live, and I live in this colony, in this sector of Delhi, that is more important. Yes, हाउस नंबर क्या है, वेरी गुड, हाँ, एक तरीके से कह सकते हो. तो दिस इज द लेवल ऑफ डेटा जो 24 years of age, ये जो है, ये माइट हेल्प अ कंपनी, दिस माइट हेल्प अ कंपनी इन डिजाइनिंग देयर प्रोडक्ट्स बेटर. कि अच्छा ठीक है, मेरे वेबसाइट पे 24 साल के लड़के ज्यादा आ रहे हैं, या 24 साल की लड़कियां ज्यादा आ रही हैं. तो व्हाट आई कैन डू इज दैट आई कैन डिजाइन माई प्रोडक्ट फॉर 24 years old किड्स, या 24 year old यंग पीपल. लेकिन लेकिन इससे मेरा कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है. दिस इज नॉट हार्मिंग मी इफ पीपल कम टू नो माई एज ग्रुप. बट if they came to know that I am Mr. XYZ, I live here, on so and so street. So this is important. So Chinese law क्या कह रहा है? पर्सनल जो प्रोटेक्शन लॉ है, PIPL, यस, PIPL है. दैट इज बेसिकली टेलिंग यू कि इस टाइप के डेटा को और इस टाइप के डेटा को, जहां पर नॉन थ्रेटनिंग डेटा है और ये थ्रेटनिंग डेटा है, उसको आप सेगमेंट करो. यू सेगमेंट दीज काइंड ऑफ डेटा. और एक तरीके से इंडियन लॉ में भी हम अभी देखेंगे कि कैसे ये एक इन्फ्लुएंस किया था. आई टेल यू एन एग्जाम्पल. अभी मेरी मम्मी के साथ एक थोड़ा सा स्केरी इंसिडेंट हुआ था. तो शी वर्क्स इन अ स्कूल. तो एक बैंक है, आई नॉट नेम दी बैंक, एक प्राइवेट बैंक है जहां पर मम्मी का वो है, खाता है. मम्मी के जो स्कूल का जो सैलरी गिरती है ना, वो उसी बैंक में गिरती है. तो उस बैंक का एक डिवीजन है, सिक्योरिटी डिवीजन. सिक्योरिटीज मतलब नॉट सिक्योरिटीज वो वाला सिक्योरिटीज नहीं. एक होता है कि आप स्टॉक मार्केट खरीद सकते, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप हमारे थ्रू करो, या कोई हमारा प्रोडक्ट ले लो, लोन ले लो. इस टाइप का एक अलग डिवीजन है. तो इन इन बैंक वालों ने क्या किया कि मेरी मम्मी का, माई मदर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, वेयर शी वर्क्स, वेयर हर सैलरी अकाउंट इज, मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन का सैलरी अकाउंट है, और उनका नाम क्या है, एंड उनका फोन नंबर, पर्सनल फोन नंबर क्या है, एंड उसको ट्रांसफर कर दिया अपने सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट में. सो देर इज दिस गाय, ही स्टार्टेड कॉलिंग माई मॉम कि आप ना ये वाली हमारा जो प्रोग्राम है इसमें आप इनरोल कर लो और आप 15,000 रुपए दो और आपको मैं इतना. मम्मी सेड कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू. देन द गाय, पता है वो क्या कर रहा है? देन ही कॉल्स मदर एंड ही सेज कि अच्छा मुझे पता है कि आप कहाँ काम करती हैं, मैं 2 मिनट आके वहां पर आपको समझा दूंगा. So you tell me, isn't this a scary, a scary incident? Yes, we were contemplating. We were contemplating to go to the police, but अब अगर देखो आप, this is against women's security as well. Okay, हमने बैंक को डेटा क्यों दिया? हमने बैंक को डेटा क्यों दिया? ताकि वी गेव देम डेटा विथ अ सर्टेन डिग्री ऑफ ट्रस्ट. But these people, they violated this trust and transferred it to some other entity. And the guy calls and he says कि मुझे पता है, 2 मिनट आके मैं आपको प्रोग्राम समझा दूंगा. And mother got very scared that डेटा जो है हमारा, डेटा जो है वो मतलब बट चुका है. आप पर्सनल डेटा, कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आप कहाँ जाते हो, सब पता है लोगों को. सो दैट्स वाई this data protection law is very necessary. So like when I was in class 12th, तो I was pursuing a NEET coaching. तो वो NEET coaching वालों ने क्या किया, that they distributed my data to all the other coachings. They, for a very small amount, they distributed. अब मुझे क्या होता था, every day I used to get a call. कि आप क्या बायोटेक करेंगे, अगर नीट में आपका क्या ख्याल है, हम इस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं हमारा बायोटेक है, हम इस यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं हमारा एमबीबीएस है, प्रोग्राम है, आप रशिया जाना चाहेंगे एमबीबीएस के लिए. एंड आई वाज परप्लेक्स्ड दैट how can these people know that I am doing biology, who my name was, and मैं क्या कर रहा हूँ. हाँ, मास्टर्स करोगे क्या? ठीक है. तो ये चीज है, that's why these data protection law is necessary. I just gave you a context.
ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा बहुत बार, ओके, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो नाउ लेट अस सी दैट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन जो डेटा बिल है, ओके, उसमें क्या है। नाउ एक मैंने पहले ही आपको कैविएट बता दिया दैट दिस इज अ बिल। जब तक ये एक्ट बनेगा इसमें हो सकता है सर्टेन चेंजेस आ जाए, ओके। जब तक ये एक्ट, आई विल जस्ट चेंज द पेन कलर, ओके। जब तक ये एक्ट बनेगा, ओके, तब तक हो सकता है सर्टेन चेंजेस आ जाए, बिकॉज सम कंट्रोवर्सीज आर देयर सराउंडिंग दिस डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ओके। ठीक है। सो यहाँ पर अब देखते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट वाज द इम्पेटस दैट वाज प्रोवाइडेड टू दिस। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जस्टिस रिटायर्ड के एस पुट्टास्वामी जजमेंट, ओके, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी जजमेंट में दे डिक्लेयर्ड प्राइवेसी टू बी अ फंडामेंटल राइट। तो वहां पर कौन से आर्टिकल में आता है, कैन यू गाइस टेल मी इन विच आर्टिकल डज दिस कम। राइट टू, आर्टिकल 21, वेरी गुड, ओके। आर्टिकल 21 में आपका आता है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर आर्टिकल 21 एंड इट वाज डिक्लेयर्ड सो इन द जस्टिस के एस पुट्टास्वामी जजमेंट, ठीक है। तो दैट गेव एन इम्पेटस एंड दैट गेव अ सिग्नल टू द गवर्नमेंट दैट नहीं, अब काम करने की जरूरत है, ओके। नाउ वी नीड, okay, we are going to need to come up with a data protection bill, क्योंकि यूरोपियन यूनियन, it also came with this GDPR around the same time, and this was a prelims question by the way, okay, prelims में ये question आ चुका है। प्लस इंटरनेट, ओके, इंटरनेट जो है दैट इज ऑल्सो, ओके, दैट इज ऑल्सो बूमिंग, ओके। इंडिया में जियो रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, उसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल दे केम अंडर द एम्बिट, ओके, ऑफ इंटरनेट, दे गॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो गवर्नमेंट रियलाइज दैट नाउ वेरी सून द इंटायर पॉपुलेशन, okay, and its data is going to be compromised, so we need to come up with a data protection bill. And I'll tell you one more incident. What happened is that ye data protection is not only related to, you going into some websites, okay, you going into some websites, because I was discussing with one of my teammates, ISSF. I am linked with an organization called ISSF. So मैं फोन पे बात कर रहा था, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट फंडिंग अगर उठानी है कि नहीं मार्केट से, ओके, इसको बड़ा करना है तो फंडिंग उठानी है कि नहीं। एंड यू विल नॉट बिलीव, विद इन 1 आवर मैंने फोन पे बात की और मैंने रख दिया फोन। within 1 hour I started getting calls from Gujarat and Punjab numbers, saying कि now स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए, तो हमारा 12% 14% इंटरेस्ट रेट, ओके, एंड ये आपको मिल जाएगा विद इन 1 आवर ऑफ यू, बस फोन रखने के। ये यस, रियल एस्टेट्स के कॉल आ जाएंगे आपको, अगर आप प्रॉपर्टी चेकआउट करोगे 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, इस टाइप के बड़े बड़े वेबसाइट्स पे, तो आपको तुरंत रियल एस्टेट, गुड़गांव में खरीदे प्लाट खरीदे, नोएडा में प्लाट खरीदे, तुरंत आने लगेंगे फोन। सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, ओके, ठीक है। Significance of data protection law, let us look at it. So bill is proposed to be the successor of the Contentious Information Technology Act 2000. Information Technology Act contentious बोल रहा है। Can you name me any landmark judgment? Can you name any one landmark judgment related to this act, IT Act 2000? Anyone? अरे excellent यार, श्रेया सिंगल जजमेंट क्या था। तो बेसिकली पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, ओके, वॉट एवर हैज, आपने कुछ अगर ऑनलाइन कह दिया है, ठीक है, तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। देयर नीड्स टू बी अ ड्यू प्रोसेस दैट नीड्स टू बी फॉलोड, ओके, बिफोर, यस, आर्टिकल 60, ये सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000। तो ये कंटेंशुअस था बिकॉज दिस गोज, ओके, अगेंस्ट योर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा था। The proposed law will apply to the processing of digital personal data within India. Very important.
विद इन इंडिया मतलब इंडिया के अंदर, एंड टू डेटा प्रोसेसिंग आउटसाइड द कंट्री अगर इफ इट इज डन टू ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया एंड फॉर प्रोफाइलिंग ऑफ इंडियन इंडिविजुअल्स। मतलब ये दो तरीके के डेटा को कवर कर रहा है। एक होता है जो डेटा प्रोसेस हो रहा है विद इन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, विद इन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, ओके। दूसरा, अगर बाहर का डेटा है, ठीक है, सपोज वो डेटा बाहर जा रहा है या बाहर का डेटा है, लेकिन इट हैज बीन प्रोसेस्ड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इंडियन कस्टमर्स और टू प्रोफाइल इंडियन कस्टमर्स, तब both are covered, okay, both are covered into this ambit. Now let us look who are the data fiduciaries. So data fiduciaries are entities that collect personal data. आपने किसी वेबसाइट पे गए, सपोज आप 99 एकर्स पे गए, आप मैजिक ब्रिक्स पे गए, हाँ आप यूट्यूब कह सकते हो, टिकटॉक कह सकते हो, एवरीथिंग, इंस्टाग्राम, so they will be your data fiduciary जो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है। कोई भी ऐप है, okay, any app is there which is collecting your data, any website is there, okay, any agency is there which is collecting your data, yes, उसके बाद क्या होता है, वो बन जाते हैं ऑटोमेटिकली योर डेटा फिडुशियरी। एंड दिस बिल रिक्वायर्स डेटा fiduciaries to maintain the accuracy of data, keep the data secure and delete the data once its purpose has been met। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि डिलीट द डेटा, तो डिलीट द डेटा जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एस्टैब्लिश कर रहा है दैट योर डेटा कैन नॉट बी केप्ट फॉर परपेचुइटी। परपेचुइटी के लिए आपका डेटा को नहीं रख सकता है। आपके डेटा को क्यों नहीं परपेचुअली रख सकता है, बिकॉज ये हो सकता है कि सपोज आपने अभी कहीं डेटा को दिया, ओके, एंड 20 30 40 साल बाद, ओके, व्हेन सपोज यू आर इन अ डिफरेंट पोजीशन, इन अ सेंसिटिव पोजीशन, तो वहां पर, ओके, वहां पर जाके आप हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाए। आपको एग्जांपल देता हूं मैं, व्हाई डिलीटिंग डेटा इज इंपॉर्टेंट। सपोज आप अभी एक स्टूडेंट हो, हाँ, राइट टू बी इरेज्ड, रादर राइट टू बी फॉरगॉटन के साथ राइट टू बी इरेज्ड इशू में बताता हूँ। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है दैट यू आर अ स्टूडेंट नाउ, ओके, आप एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड सपोज इन द फ्यूचर यू गो ऑन टू बिकम सम ऑफिसर, आप एक सेंसिटिव पोस्ट पे एक ऑफिसर बन जाते हो, ठीक है। वहां पर अगर आपका डेटा केप्ट है कहीं पर, आपका पर्सनल डेटा, आपका बहुत ही इंटीमेट डेटा, तो वहां पर उसको यूज करके नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट आ सकती है। दैट्स वन ऑफ दी सिनेरियोज। ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज हो सकता है आपको ह्यूमिलिएट कर दे, ओके, हो सकता है आपको ह्यूमिलिएट कर दे। ऐसा भी होता है। फिडुशरी कौन होता है? फिडुशरीज, ये पोर्नोग्राफिक साइट्स आर आल्सो फिडुशरीज अगर आपका डेटा ले रहा है, यस और नो। हो सकता है एंड उसको यूज करके, वहां के डेटा को यूज करके, उस पोर्नोग्राफिक साइट के डेटा को यूज करके आपके फ्यूचर करियर को बर्बाद किया जा सकता है। दैट ओके, दिस गाय एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स वाई जेड, ही इज he used to visit these sites when he was, okay, when he was 18 19 20 whatever, okay। तो वो हो सकता है। एक ये दूसरा सिनेरियो है, बट यू कैन थिंक ऑफ मल्टीपल सिनेरियोज वेयर deletion of data once its process has been met, once its purpose has been met is necessary, okay। 7 principles of data protection bill, I'll just read them to you और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो हाँ, एक ये, यू आर करेक्ट। देखो मजाक नहीं है, आप मर गए हैं, ठीक है, आप मर गए हो, और वो क्या होता है, दैट कैन इंड्यूस ट्रॉमा फॉर योर नियर एंड डियर वंस, ओके। अगर सपोज यू अनफॉर्चुनेटली यू पास्ट अवे एंड आपका डेटा स्टिल साइकिल में है, तो हो सकता है आपके जो लव्ड वंस हैं उनको बार बार ट्रॉमा दिया जाए। ये भी हो सकता है ना। सपोज आप एक यंग, यू आर अ यंग पर्सन, और आपका किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने डेटा लिया एंड अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम इशू यू पास्ड अवे।
सो आपको 3-4 साल बाद भी आपको पेरेंट्स को कॉल आ रहा है, ओके, आपके पेरेंट्स को कॉल आ रहा है कि वो कोर्स ले दीजिए बच्चे के लिए। फिर आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, अब तो कैसे? ठीक है, अब कैसे? So let us talk about, okay, let us talk about the 7 principles of data protection bill. So usage of personal data by organization must be done in a manner that is lawful, fair to the individual concerned and transparent in nature. तीन चीज यहाँ पर इसने बोली है that जो personal data का processing है वो कैसा होना चाहिए? It should be lawful, it should be fair. Fair to whom? Fair to the individual, fair to the agencies, okay, and transparent in nature. Lawful matlab it should adhere to the law of the land related to data protection and data processing, okay. Personal data must be only used for the purpose they are collected. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ऐसा होता है कि आपने अपना डेटा दिया किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, द fiduciary in concern here is this coaching institute and you gave it for certain purpose, लेकिन इस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पीजी वाले को दे दिया, ओके। अब आपको पीजी वाले का फोन आ रहा है, देन इस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने टिफिन वाले को दे दिया, अब आपको टिफिन वाले का फोन आ रहा है, एंड ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सपोज किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे दिया एंड दे आर सेइंग कि आप हमारा टेस्ट सीरीज ले लो। तो उसका पर्पस क्या था? इनिशियली पर्पस था आपको इनरोल करना, लेकिन उसने उस इनरोलमेंट वाले डेटा को मिसयूज करके और उसको चंद पैसों के लिए, ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं, फॉर फ्रॉम व्हाट आई नो 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए के लिए लाखों बच्चों का डेटा इट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड बाय दीस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ओके। तो ये पर्पस जिस पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ है, ओके, जिस पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ है आप उसी के लिए करो, ओके। देन अधेयरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन, ओके, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो फालतू का डेटा कलेक्ट मत करो। आप अगर मैं आई गिव यू अगेन दैट एग्जांपल, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट कर रहा हूँ, सपोज किसी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे पापा कहाँ काम करते हैं या मेरी मम्मी कहाँ काम करती है, ऐसे आपको क्या मतलब? मैं आपका कोर्स खरीद रहा हूँ, तो उसमें आप मेरा नाम जानो, मेरा एज जानो, और मेरे कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं ये जानो, मेरा डेट ऑफ बर्थ में भी, ओके, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ या मेरा वेयर आई एम प्लेस ऑफ रेसिडेंस। लेकिन वहां पर आप ये पूछ रहे हो कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, और आप ये क्या आप क्या काम करते हो, भाई तुम्हें क्या मतलब है, कोर्स बेचो ना, ओके। तो ये डेटा मिनिमाइजेशन का प्रिंसिपल है दैट only ask those questions which are absolutely necessary for your product and for your customer, absolutely necessary, okay. It puts an emphasis on data accuracy when it comes to collection. ये क्या करता है? डेटा एक्यूरेसी पे, आप अगर किसी का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप उसको मैनिपुलेट करके दैट नहीं, दिस इज अ कस्टमर हु इज आल्सो इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, माइट बी दैट कस्टमर इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग, लेकिन फिर भी आप उसको मैनिपुलेट करके और आप डेटा को बेच रहे हो, ओके। एंड देन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है दैट आपको फिर हरासमेंट वाले कॉल्स आ रहे हैं, ओके, ऐसा भी हो रहा है। पर्सनल डेटा दैट इज कलेक्टेड कैन नॉट बी स्टोर्ड परपेचुअली बाय डिफॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 2-3 सिनेरियोज दिए थे दैट आपका करियर बर्बाद हो सकता है, आप एक सेंसिटिव पोजीशन में अगर फ्यूचर में जाएंगे तो वहां पर आप कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो ये डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड परपेचुअली बाय डिफॉल्ट, ये बोला जा रहा है। स्टोरेज ऑफ डेटा शुड बी लिमिटेड बाय फिक्स्ड ड्यूरेशन, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए ही उस डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। देन रीजनेबल सेफगार्ड्स टू इंश्योर देयर इज नो अनऑथराइज्ड कलेक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। कोई भी किसी भी तरीके का डेटा प्रोसेसिंग जिसका ऑथराइजेशन आपने नहीं दिया है, एज एन इंडिविजुअल आपने
ऑथराइजेशन अगर नहीं दिया है तो वो डेटा शुड नॉट बी प्रोसेस्ड unless and until an authorization is there. The person who decides the purpose and means of processing of personal data, इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड, जल्दी से बताओ. I'll just want to check if you guys are paying attention. Person who decides the purpose and means of processing of personal data, इसको क्या बोलेंगे? What is the term? अरे very good. Data fiduciary. Data fiduciary. Okay. ठीक है. अब concerns around the bill. Let us talk about the concerns around the bill. So एक concern है that wide-ranging exemptions for central agencies and the central government has been given in the name of national security, in the name of relations with foreign government and maintenance of public order. कुछ याद आ रहा है? National security, relation with foreign government and maintenance of public order. ये क्या है? अभी can you tell me? I think Abhi will be able to tell me. कहीं कुछ याद आ रहा है इससे आपको? तीन चीजें हैं: public order, national security, okay, and relations with foreign government. कहीं और सुना है आपने? Exemptions provided. किसी आर्टिकल में सुना होगा, reasonable restrictions में सुना होगा आपने. आर्टिकल 19, वेरी गुड. आर्टिकल 17 कैसे? आर्टिकल 17 तो अनटचेबिलिटी पे है. आर्टिकल 19 है ना, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सिक्स राइट्स, राइट टू असेंबल, है ना. पब्लिक ऑर्डर डिसेंस, वहां पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. तो द सेम रिस्ट्रिक्शंस, वेरी, आप थोड़ा सा केयरफुली देखो तो सेम रिस्ट्रिक्शंस उसको ला के चिपका दिया गया है इस डेटा प्रोटेक्शन में. जो पहले था डेटा प्रोटेक्शन का, वो सेम रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लाके चिपका दिया गया है. और वहां पर एग्जेम्पशंस दिया गया सेंट्रल एजेंसीज को. जैसे अभी Bazik was asking this question, right? FBI और वो CIA वाला, who was asking this question in the initial stages? FBI और CIA वाला, that yes, in the similar pattern, जैसे US में FBI and CIA has got this sweeping powers of accessing your data without any permission, उसी तरीके से यहाँ पर भी, okay, here also the NIA, IB, RAW, all these organizations, they have also got CBI. So all the central agencies, they have got this sweeping powers. ED, okay. Yes. Control of central government in appointing members of the Data Protection Board. यहाँ पर एक और है कि the Data Protection Board जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. अब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या है? इट्स एन एजुडिकेटरी बोर्ड, एजुडिकेशन करता है. that will hear into the grievances related to the data protection bill. What could go wrong? Can anyone tell me what could go wrong? अगर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड is not independent and it is under the control of the central government, उसके जो मेंबर्स हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सेलेक्टिव हो सकता है. ओके, इट कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, एंड सेलेक्टिव, ओके, सेलेक्टिव हियरिंग हो सकती है. दैट ओके, अगर कोई सपोज गवर्नमेंट ऑफिशियल इज इन वायलेशन और सम गवर्नमेंट वेबसाइट इज इन वायलेशन ऑफ मिस हैंडलिंग, ध्यान से देखना, मिस हैंडलिंग योर डेटा, तो हो सकता है दिस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, okay, which is under the control of the central government, might not hear you properly because of conflict of interest, because the people are being appointed by the government themselves. Okay, this law has the potential to also dilute the RTI Act. ये क्या करेगा? RTI Act को भी dilute कर रहा है. Why? Because personal data of government functionaries will be protected under it. If you are going to file any RTI application, so the government, it might deny, saying that under this personal data protection bill, government functionary के भी, okay, government functionary के भी data is protected. Okay, यहाँ पर देखो दो प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम क्या आती है? that more often than not RTI में भी, RTI में गवर्नमेंट फंक्शनरी या गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इनके डेटा की जरूरत पड़ती है. दैट कि कौन पोस्टेड है इस पोजीशन पे,
उनका काम क्या है, वो कितने साल से पोस्टेड है, आप उनको अभी तक ट्रांसफर क्यों नहीं किया? सो वहां पर सरकार क्या बोलेगी? द गवर्नमेंट विल से दैट ओके, I cannot tell you all these things, Mr. RTI activist, because this government servant is also a citizen और उसका data is protected under the data protection bill. तो ये dilute कर देगा RTI Act को. Now let us talk about the key features, rather key terms related to this bill. So सबसे पहले data principal and data fiduciary, तो ये prelims में आ सकता है, okay? ये आपका prelims में आ सकता है. So data principal refers to individual whose data is to be collected. Data principal कौन हो गया? मैं, आप, आपके family members, आपके friends, है ना? So data principal refers to individuals whose data is to be collected. Then in case of children who are less than 18 years of age, their parents will be considered as their data principal or any lawful guardian if lawful क्या होता है? Lawful guardian if the parents are not there. Okay? अगर बच्चे हैं, if there are kids और वो 18 साल से कम है, तो वहां पर क्या होता है? पेरेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज देयर डेटा प्रिंसिपल्स और उनका कंसेंट लेना पड़ेगा. एंड ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर चिल्ड्रन इन दिस बिल बिकॉज this is very important for the protection and the security. The children are the one of the most vulnerable groups. हम vulnerable groups में पढ़ते हैं ना GS1 में. कौन है vulnerable groups? Women, children, disabled, transgenders, all of them, tribals are, all of them are vulnerable group. लेकिन उसमें से भी, हाँ, SC STs, उसमें से भी सबसे ज्यादा vulnerable कौन है भाई? Children है. और उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव देम फ्रॉम पोटेंशियल पेडोफाइल्स, पोटेंशियल मोलेस्टर्स, potential people who can misuse their data. Okay, misuse their data and sell it online. Okay, elderly bhi, I just told, elderlies are also vulnerable. Now data fiduciary, who are the data fiduciaries? So any entities which decides the purpose and means of the processing of an individual's personal data. जो भी आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, किसी ऐप पे जा रहे हो और वहां पर आप अपना पर्सनल डेटा सेलेक्ट कर रहे हो, ओके, तो वो डेटा फिडुशियरी हो जाएगा. और पर्सनल डेटा है क्या? व्हाट इज पर्सनल डेटा? पर्सनल डेटा इज एनी डेटा बाय व्हिच एन इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड विथ. लेकिन इसके भी लेवल्स होते हैं, इसके भी क्या होते हैं? लेवल्स होते हैं पर्सनल डेटा के. आई एम अ मैन. ओके, सपोज मैं बोलूं तो मेरे बारे में आपको कुछ पता चल रहा है, ये भी पर्सनल डेटा है ना, ये भी पर्सनल डेटा है दैट आई एम अ मैन. उसके बाद आई एम अ 24 ईयर ओल्ड गाय, मेरी उम्र 24 साल है. ठीक है, तो यहां पर ये सेकंड लेवल है. पहले तो आपको मेरा जेंडर पता चला, उसके बाद आपको मेरी एज पता चली. देन आई लिव इन दिल्ली. ओके, दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ डेटा. अब आप जीरो डाउन कर रहे हो, आप जीरो डाउन कर रहे हो. माई नेम इज मिस्टर XYZ और करीब आ गए मेरे, ये अलग लेवल है. देन आई लिव हेयर. ओके, पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर सेक्टर. ठीक है ना? तो ये क्या है? आई एम अ मैन, इट्स द बेसिक लेवल ऑफ डेटा, पर्सनल डेटा. लेकिन ये पर्सनल डेटा है कि नहीं? आप किसी लेवल पे मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, किसी भी लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हो ना. 24 साल का हूं, देन ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई एट सम लेवल, मे बी नॉट एक्यूरेटली बट एट सम लेवल. तो वही पर्सनल डेटा के लेवल्स होते हैं. और ये कौन से कंट्री में अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था? कैन यू टेल मी विच कंट्री हैज दिस लेवल्स डिफाइंड? कौन से कंट्री में ये लेवल डिफाइंड है? चाइना में. वेरी गुड. ठीक है, चाइना में डिफाइंड है. ओके, सो उसी तरीके से डेटा, जो पर्सनल डेटा है, उसको इंडिया में भी ट्राई कर रहे हैं कि हम उसको लेवल्स पे डिफाइन कर लें. और डेटा प्रिंसिपल ऑफ क्या है? डेटा मिनिमाइजेशन. वही डेटा कलेक्ट करो जो आपके काम आए.
अगर मैं एक मैन हूं और मैं 24 साल का हूं, इससे आपके कंपनी का काम हो जा रहा है, why you are asking me what is my name and why you are asking me where I live and what my father does or what my mother does. Okay, so ये है प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन. ओके, यस. अब एक और आ जाता है, हमने डेटा फिडुशियरी की बात कर ली, लेकिन entities, okay, which are processing high volume of personal data, they will become significant, they will be classified as significant data fiduciary. Can you give me an example of a significant data fiduciary? Zomato हो सकता है, गूगल हो सकता है, यस, फेसबुक, ट्विटर, बैंक्स, वेरी गुड. अब यहां पर एक सर्टेन लिमिट के ऊपर अगर आप डेटा प्रोसेस कर रहे हो, so they will be classified as high volume data processing and you will become significant data fiduciary. yahan par you will have more responsibility and more stringent penalties, more responsibilities and more stringent penalties. Okay, such entities will be identified by central government itself and will have to appoint what, a data protection officer. अगर आपकी कंपनी को सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी बना दिया गया, so then you will have to appoint a data protection officer, एक full time data protection officer and an independent data auditor. तो यहां पर जैसे कौन हो जाएगा, इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर मैकिन्सी, ओके, बेन एंड कंपनी, गोल्डमैन सैक्स, डेलॉइट, यस, बीसीजी. सो किसी भी कंपनी को, ओके, किसी भी कंपनी को अगर सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी बना दिया तो दो काम उसको करने हैं. एक तो उस पर पेनल्टी लगेगी ज्यादा, दूसरा उसको एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना है फुल टाइम अपने कंपनी के अंदर, दूसरा उसको एक इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर, जो अभी बिग फोर जिसको हम बोलते हैं, या कोई भी ऐसी कंपनी, ओके, कोई भी ऐसी कंपनी जो ऑडिट कर सकती है, जिसके पास एक लाइसेंस है, वो आके कंपनी की बुक्स along with the finances उसके data books भी audit करेगी. Okay, now let us talk about the rights of individuals. Let us talk about the rights of individuals. तो इसमें क्या क्या rights मिलते हैं इस बिल में? तो सबसे पहले access to information. तो यहां पर क्या है कि access to information in what? In a language which is specified in the 8th schedule. 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेज होते हैं? कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन दी? आई थिंक 22 लैंग्वेज होते हैं ना, 22 लैंग्वेजेस. तो आप अगर एक इंडिविजुअल हो, यू आर एन इंडिविजुअल, यू कैन हैव एक्सेस टू योर ओन बेसिक इंफॉर्मेशन. कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है? इन अ लैंग्वेज विच इज स्पेसिफाइड इन दी 8 शेड्यूल. अगर आपको सपोज उड़िया में चाहिए, मणिपुरी में चाहिए, मैथिली में चाहिए, नेपाली में चाहिए, वो मिल जाएगा आपको. ओके, देन राइट टू कंसेंट. As an individual, you will have the right to give your consent before your data is processed. Okay, and every individual should know what item of personal data, what item of personal data is being given out. And right to consent also includes, my friend, एक और बहुत important consent है, that is to right to withdraw consent भी included है इसमें. You have the right to give your consent that okay, you can take my data, okay, you can take my data, okay, but you also have the right to withdraw your consent if you think things are not going well or things are not okay, it's not up to the mark. Then right to erase as well. अगर आपको at a time, okay, at a time you feel that your data is being misused, so you also can demand that okay, Mr. Company, I do not like the way you are handling my data. Okay, ठीक है, तो you आप erase करो. But आप देखो, this will increase expenses for the firms, yes, but क्या is it not a small price to pay for your data?
I'll tell you one thing, a very horrific thing that happened to me. There is this couple who lives just above me, okay, in my building, and they had two dogs. तो उसमें से एक dog वो मतलब the dog passed away. And I was sleeping, and my sister, she came and she said कि Angel मर गई. मतलब Angel was the name of the dog. And I said, who is Angel? तो वो बोली, अरे वो अंकल का डॉग जो था. अच्छा, I said, okay, okay, very 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 sad, okay, because that was a lovely dog. You will not believe it. Within 1 hour, I got an Indian Express article recommended to me. How can your dogs live long? How can your dogs live long? Within 1 hour of speaking, okay. And this happens, आप बात कर लो फोन पे, that okay, I want certain, मैं वे प्रोटीन, okay, मेरा दोस्त था, वो उसको I was talking to him कि कौन सा वे प्रोटीन बढ़िया रहेगा, and he sent me a screenshot within 15 minutes that भाई अभी हमने वे प्रोटीन पे बात की, मैंने वे प्रोटीन पे बात की, और अभी मुझे Amazon का एडवर्टाइजमेंट आ गया, ओके, ठीक है. सो राइट टू इरेज, अगर आपको पसंद नहीं है कि भाई मेरा डेटा आप मत यूज करो, don't snoop on me, so you can demand that your data, okay, डेटा जो है इरेज हो जाए. देन राइट टू नॉमिनेट, इन द इवेंट ऑफ योर डेथ आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, या इनकैपेसिटी, अगर सपोज यू बिकम अ वेजिटेबल, तो आप अपने डेटा पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो वहां पर क्या कर सकते हो, आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हो, अ ट्रस्टेड इंडिविजुअल टू हैंडल योर डेटा, ओके. नाउ अ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड विल आल्सो बी सेट अप टू एंश्योर कंप्लायंस, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, दैट द अपॉइंटमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके. अब जरा दो आर्टिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उसको हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है, ओके. Yes. So some fines are proposed. So fines are proposed in the range of 50 crore to 250 crores for companies that fail to protect user data. और यहाँ पर ज्यादा कौन मारा जाएगा, एक मिनट. यस, यहाँ पर किसको ज्यादा टारगेट किया जाएगा, कैन यू टेल मी? सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी को. और 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक का पेनल्टी है यहाँ पर. और फाइन्स कैन बी कंपाउंडेड एज वेल. एक और इशू है यहाँ पर, दैट फाइन्स जो दिया जाएगा, ओके, फाइन्स जो दिया जाएगा, दैट कैन बी कंपाउंडेड एज वेल. कंपाउंडेड का मतलब क्या है, that separate fines can be imposed on the same data fiduciary for each violation. यहाँ पर ध्यान से समझना, suppose you are a company, okay, you are a company, आप एक कंपनी है, एंड आप पे ना 250 करोड़ का आपने बहुत सारे वायलेशंस किए, आपने सपोज 10-15 डिफरेंट वायलेशंस किए, तो वहां पर सरकार क्या बोलेगी कि भाई हम हर वायलेशन पे तुम्हें 250 करोड़ डालेंगे. ऐसा नहीं कि एक लमसम अमाउंट देके तुम छूट जाओगे, तुम्हारे ईच वायलेशन पे 10 के 10 वायलेशन को हम लोग सेपरेट कर करके उस पे हम फाइन डालेंगे. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्ट्रिंजेंट, ओके. एंड एक और ये इशू है दैट गवर्नमेंट सोर्सेज, अभी हाल में इट वाज सेड बाय दिस टीएमसी एमपी, ओके, सॉरी नॉट कांग्रेस एमपी, ओके, कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी ने क्लेम किया था कि दिस इज अ मनी बिल, और सरकार इसको मनी बिल की तरह प्रेजेंट कर रही है. मनी बिल में क्या what is the advantage? Can anyone tell me what is the advantage of presenting this bill as a money bill? राज्यसभा को आप overlook कर सकते हो, and we know the present government, okay, we know the present government doesn't have the numbers in राज्यसभा, okay. तो वहां पर क्या है कि अगर मनी बिल की तरह इसको प्रेजेंट करोगे, तो आप लोकसभा, ओके, लोकसभा में अपना जो नंबर्स है उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो राज्यसभा को सरकमवेंट करके, बिकॉज 14 डेज के अंदर सिर्फ रिकमेंडेटरी नेचर होता है राज्यसभा का फॉर मनी बिल. इट ओनली हैज अ रिकमेंडेटरी नेचर रोल, ओके, रिकमेंडेटरी रोल है, 14 दिन के बाद वापस करना होता है. सो ये एक इशू था विच वाज एड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट, सेइंग that nothing like this is going to happen. Both LS and RS
are going to get involved because this is not a money bill. And this strategy was used by the government some few years back, I think during COVID, when multiple bills were presented as money bill and passed within 5-6 days में उन्होंने 20-25 बिल ऐसे ही पास कर दिए थे उनको मनी बिल में कैटेगराइज करके, यूजिंग सम लूप होल्स दे कैटेगराइज्ड इट एज मनी बिल. ओके, यहाँ पर एक और है, एक इशू क्या है कि बिल जो है वो स्ट्राइक कर रहा है सेक्शन 43A ऑफ द आईटी एक्ट. उसमें क्या है, व्हाट डज 43A ऑफ द आईटी एक्ट सेज? इट रिक्वायर्स कंपनी व्हिच मिसहैंडल यूजर डेटा टू कॉम्पनसेट यूजर. सो दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट, ओके, दिस इज actually against user rights. This is actually against data principal rights, that now you will not be getting compensated. पहले क्या था आईटी एक्ट में, अगर आपका डेटा मिसहैंडल हो रहा है या मिसयूज हो रहा है, ओके, तो वहां पर आपको डेटा जो डेटा फिडुशरी है वो आपको कॉम्पनसेट करेगा. एंड दिस इज एक्चुअली अ गुड पॉइंट फॉर आल्सो दिस women's rights, women's security. Okay, there was this company called Zivame. ओके, बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था. Zivame is a company of women's undergarments. Okay, it sells women's undergarments, and वहां पर क्या है that women when they buy undergarments they go to that particular website with a lot of trust. ओके, कि यार ये मैं एक सोसाइटी में ऐसे रह रही हूँ जहां पर ऐसे ही एज अ सोसाइटी हम बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है फॉर हैविंग अपहोल्डिंग विमेन्स राइट्स. अब वहां पर भी अगर विमेन इज गोइंग टू अ वेबसाइट एंड शी इज बाइंग इंटीमेट प्रोडक्ट्स, और वहां पर जाके शी इज प्लेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रस्ट, वहां पर लीक अगर हो गया, थाउजेंड्स ऑफ विमेन, उनका डेटा लीक हो गया. ओके, थाउजेंड्स ऑफ विमेन का डेटा लीक हो गया. ओके, yes, so that's why this is also a point for women's security as well, that आप आपकी आपके घर में जैसे माँ बहन है, आपकी सिस्टर है, आपके आपके वाइफ, ओके, आपके स्पाउस, आपकी आपकी डॉटर, इन सब का जो सिक्योरिटी है वो खतरे में है. और आपको पता है ना, मॉर्फिंग चलता है. इंस्टाग्राम से फोटो, नॉर्मल सा फोटो उठा लिया और उसको जाके मॉर्फ करके एंड ब्लैकमेल चलता है. ओके, सो डेटा प्रोटेक्शन वहां पर भी होता है. डेटा फोटो में भी है ना, डेटा फोटो में भी है. योर फोटोग्राफ इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेटा. इफ द कंपनी सेज हैक लीक्ड, वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन होगा. अगर द कंपनी इज क्लेमिंग कि हैक हो गया है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन होगा. इफ द कंपनी इज फाउंड गिल्टी that not the proper SOPs, standard operating procedures was done, तो वहां पर उसको फिर 50 से 250 करोड़ के बीच में उनको लगेगा. ओके, देन एग्जम्पशंस की हमने बात कर ली. इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी. ओके, तो दिस यस, दिस इज डन. ओके, नाउ ये क्या है, एक आर्टिकल है, लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ फ्यूचर डिजिटल रेडी इंडिया. ओके, तो 3 मेन कैटेगरी, ओके, 3 मेन कैटेगरीज में इसको डिवाइड करना है. तो आईटी रूल्स जो है वो सब क्लासिफाई करता है इंटरमीडियरी को 3 मेन कैटेगरीज में. वन इज सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, SMIs. देन देयर आर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी. और ऑनलाइन गेमिंग, अभी आपने देखा था वो कैसे 28% का जीएसटी का टैग वाला था. यस, तो उसी तरीके से, ओके, उसी तरीके से आपने यहां देखा, यहां पर भी क्या है, डेटा फिडुशरी है एंड सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशरी है. तो वो जो क्लासिफिकेशन है ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू हैंडल योर डेटा, वो चेंज नहीं हुआ है. ओके, व्हाट अबाउट हैंडलिंग डीप फेक्स, वो साइबर सिक्योरिटी इशू है, दैट इज नॉट डेटा प्रोटेक्शन इशू. ओके,
That is more like a cyber security issue, okay, not a data protection issue. ठीक है, एंड देन इसमें और भी चीजें बताई गई हैं आपको, ओके, लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में बात की गई है, एंड देयर इज ऑल्सो सोशल ऑब्लिगेशन। सरकार की दो टाइप की ऑब्लिगेशन बनती है व्हेन इट कम्स टू डेटा प्रोटेक्शन। वन इज योर लीगल ऑब्लिगेशन एंड द अदर इज सोशल ऑब्लिगेशन, ओके। तो वो दोनों को फुलफिल करने के लिए इसमें है, एंड इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मल्टीपल टीयर्स ऑफ इंटरमीडियरीज जिनको एड्रेस करना होगा, multiple tiers of intermediaries, because there are very large online platforms, there are hosting services जैसे GoDaddy में क्या होता है, आपके बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस करता है, तो दे माइट बी दे कैन मिसयूज दैट आल्सो, ओके। सो बेसिकली दिस इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द GDPR। कैसे इंडिया, GDPR क्या है पता है? GDPR एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, GDPR को हम लोग क्यों लिया लेते हैं, GDPR को हम लोग क्यों लेते हैं एज अ टेम्पलेट, दैट इसी पे बनना चाहिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट डेटा प्रिंसिपल सेंट्रिक, डेटा प्रिंसिपल सेंट्रिक, इससे परेशान है सारे डेटा फिडुशरीज, परेशान है। नहीं, नॉट फर्स्ट पॉलिसी, बट ये स्ट्रिंजेंट है, दिस इज वेरी डेटा प्रिंसिपल सेंट्रिक लॉ। यहाँ पर एज अ डेटा प्रिंसिपल जो आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है, आपके पास इतने सारे राइट्स हैं, दैट द डेटा फिडुशरी दे एक्चुअली प्रोटेस्ट दैट इट इज टू स्ट्रिंजेंट। अदरवाइज लेकिन अगर ऐसे भी देखो आप, तो जो यूरोपियन यूनियन है उसका एक हिस्ट्री रहा है टू बी एंटी बिजनेस। दे आर वेरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दे हैव बीन वेरी प्रो पीपल। अभी आप देखोगे तो एप्पल का, आई गिव यू एन एग्जांपल, एप्पल चार्जर नहीं देता था अपने बॉक्स में, एप्पल डजंट गिव चार्जर इन इट्स बॉक्स, एंड एप्पल डजंट गिव USB-C इन इट्स फोन। यूरोपियन यूनियन ने बोला गिव चार्जर इन बॉक्स एंड गिव USB-C सारे मोबाइल पे, अदरवाइज आपको हम बैन कर देंगे एंड आप पे पेनल्टी लगा देंगे, ओके। So European Union has been very, notorious for the businesses and very a champion of individual rights। तो वही बोल रहा है ये आर्टिकल कि GDPR, ओके, GDPR का टेम्पलेट लेके हमें बनाना होगा ताकि इंडिविजुअल के राइट्स, ओके, इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, ओके। एक और है इसमें, अगर आपको कमिटी पढ़नी है तो देयर इज वन क्रिस गोपाल कृष्णन कमिटी, ओके, आई थिंक ही वाज अ जस्टिस, ओके, जस्टिस क्रिस गोपाल कृष्णन कमिटी। इसके पॉइंटर्स मैं आपको दे दूंगा एंड यू कैन, ये नॉन पर्सनल और पर्सनल डेटा में डिस्टिंक्शन सबसे पहले इस कमिटी ने किया था, नॉन पर्सनल और पर्सनल डेटा में, ओके, एंड दिस वाज इन आई थिंक इन 2018, ओके। तो ये आप लिख सकते हो अपने आंसर में, स्पेशली GS3 के आंसर में क्रिस गोपालकृष्णन कमिटी को लिख सकते हो, ओके। एंड दिस वाज सेट अप टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉन पर्सनल एंड पर्सनल डेटा। नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है? व्हाट इज नॉन पर्सनल डेटा? आई एम अ 24-year-old guy, so this is I fall under 18 to 24-year-old age bracket, so this can be classified as non personal data because इससे मेरा पर्सनल कुछ ऐसे पता नहीं चल रहा लोगों को, ओके। जेनरिक इंफॉर्मेशन, आप, हाँ, वेदर यू लाइक छोले भटूरे और वेदर यू लाइक पिज्जाज, हाँ, तो वो बेसिकली दैट इज नॉन पर्सनल। पर्सनल डेटा क्या है? मेरा नाम मुजी पेपे है, ओके, आई एम अ फ्रॉग, so that is okay, that tells you something about me, so that is your my personal data, ठीक है। So this was the class on data protection. Any questions that you guys might have? Any questions that you guys might have? See, one thing that I'll tell you, बहुत एक important बात है, ध्यान से सुनना। On average, एक क्लास में डेटा प्रोटेक्शन बिल अगर आप जाओगे किसी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर क्या होता है, इट रन्स फॉर अराउंड 8 to 10 मिनट्स, ओके। 8 से 10 मिनट तक चलता है वो क्लास, एंड उसमें आप ना आंसर लिख सकते हो, दैट हैज बीन माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। ना आप उसमें आंसर लिख सकते हो, ना आप उसमें कुछ कर सकते हो, मतलब उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं दी जाएगी, और ना ही आपको इस तरीके से डिस्कस किया जाएगा कि आप एक आंसर, राइट,
एक आंसर लिख सकते हो। तो दैट्स व्हाई डोंट गेट इरिटेटेड व्हेन यू सी कि 1 घंटा क्यों चल रहा है क्लास। देखो अल्टीमेटली आंसर लिखना है ना। ओके आपको अल्टीमेटली आंसर लिखना है। तो आप नाउ यू कैन राइट एन आंसर। अगर मैं बोलूं आपको कि व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, आप लिख सकते हो आराम से। ऑलराइट आप लिख सकते हो आराम से। दैट्स व्हाई एंड वी आर स्टार्टिंग अर्ली, क्योंकि आई रिसीव्ड सम डीएम्स ओके फ्रॉम फ्रेंड्स हु सेड कि 1 घंटे में व्हाई नॉट वी आर डूइंग 8 to 10 टॉपिक्स। भाई आप आंसर नहीं लिख पाओगे, मैं कर तो दूं। 8 से 10 टॉपिक वी कैन डू। ओके अल्टीमेटली क्या है, आंसर लिखना है कि भाई कोई भी टॉपिक अगर मुझे मिले तो मैं उस पर एक बढ़िया आंसर लिख सकता हूँ विद अंडरस्टैंडिंग। मैं पास ऑन नहीं कर सकता हूँ ना बिटन दैट ओके मैंने 8 से 10 मिनट में एक टॉपिक पर ऊपर से स्किम कर दिया एंड देन आफ्टर दैट आई एम टेलिंग यू कि आप आंसर लिख दो और फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी करो। ठीक है ओके चलो। See they are not saying this, the people are not saying this